कंप्यूटर फंडामेंटल। इस सेक्शन में हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन। कंप्यूटर एक ऐसा वर्ड है जो लैटिन लैंग्वेज से बना हुआ है। लैटिन जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं, उसमें से एक लैंग्वेज है लैटिन लैंग्वेज। तो लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिससे कंप्यूट कहते हैं। इट मीन्स टू कैलकुलेट, कुछ गणना करना। तो कंप्यूट वर्ड से कंप्यूटर बनाया गया है। जैसे प्ले, खेलना, प्लेयर, खेलने वाला, सिंग, गाना, सिंगर, गाना गाने वाला। उसी ढंग से टू कैलकुलेट, कंप्यूट, कैलकुलेट, कंप्यूटर, कैलकुलेट करने वाला। तो नॉर्मली कंप्यूटर को एक कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में कंसीडर किया जाता है, जिसमें दोनों प्रकार का कैलकुलेशंस संभव है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। आगे हम समझेंगे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन किसे कहते हैं। तो ये कंप्यूटर का एक इंट्रोडक्शन के रूप में कहा जाता है। जैसे वैसे बहुत सारा इसका डेफिनेशन अलग अलग बुक में आपको मिल जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट तो एक ही होगा। तो एक दो डेफिनेशन को हम लोग याद रखेंगे। जैसे कि एक पहला डेफिनेशन हमने लिखा है कि कंप्यूटर एक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको डिजाइन किया गया इस रूप में कि वो इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को इनपुट के रूप में लेता है और उसका प्रोसेसिंग करके एज ए रिजल्ट आउटपुट हमें देता है। मतलब जब हम कुछ टाइप करेंगे तो वो इनपुट कहलाएगा, कंप्यूटर के अंदर में जाएगा, उसका प्रोसेसिंग करके रिजल्ट हमें वापस देगा। इसको और आसान तरीके से समझते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में जब मुझे कोई कैलकुलेशन करना होता है तो 2 + 2 अगर करना हो तो 2 + 2 हम प्रेस करते हैं, बाद में वो रिजल्ट मुझे देता है। इतना क्विकली देता है कि पता नहीं चलता, बट आफ्टर प्रोसेसिंग देता है वो। उसी ढंग से कंप्यूटर भी एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, सॉरी डिवाइस है। नीचे के डेफिनेशन में देखें आप, ये सबसे आसान है, इसे आप याद भी कर सकते हैं। द कंप्यूटर इज ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हाई स्पीड मतलब किसी भी काम को जल्दी जल्दी कंप्लीट करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका बहुत कुछ है आपके अराउंड, जैसे देखिए पंखा, कूलर, फ्रिज, एसी, बल्ब, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बट ये मल्टीपर्पस है। मल्टीपर्पस मीन्स जैसे कि पंखा, तो पंखे का एक काम है सिर्फ हवा देना। फ्रिज, उसका एक ही काम है कूलिंग करना। लेकिन अब कंप्यूटर को कंसीडर करें तो ये देखें, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे काम आप ले सकते हैं, जैसे कि इंटरटेनमेंट, एजुकेशन, बिजनेस, हेल्थ, रिसर्च, बहुत सारे सेक्टर में कंप्यूटर का यूज हो सकता है। इसलिए इसको मल्टीपर्पस कहा जाता है। जैसे पंखा आपका सिंगल पर्पस है, लेकिन कंप्यूटर आपका मल्टीपर्पस है। तो नीचे वाला डेफिनेशन काफी आसान है और जब कोई पूछे तो उसको बताया जा सकता है, इसलिए एक दो डेफिनेशन तो आपको याद रहने ही चाहिए। तो इस पर्पस से इसमें से कोई इंट्रोडक्शन आप ही याद रख लें। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का जो वर्ड है वो 8 कैरेक्टर्स से मिलकर बना हुआ है। वैसे कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, कंप्यूटर अपने आप में एक फुल वर्ड है। फुल फॉर्म किसका होता है? जो शॉर्ट, उसका हम फुल फॉर्म बना सकते हैं। तो अगर कोई पूछे कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसे बताना है कि कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, कंप्यूटर खुद में फुल वर्ड है। लेकिन कुछ राइटर ने उसके वर्ड से अलग अलग कैरेक्टर से मीनिंग निकाल के एक पूरा डेफिनेशन क्रिएट किया हुआ है, उसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि देखें, COMPUTER, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। सी से कॉमन, साधारण रूप से चलाने वाला एक मशीन, ऑपरेटिंग चलाने वाला, एम से मशीन, तो साधारण रूप से कॉमन, साधारण रूप से चलाने वाला एक मशीन जिसका प्रयोग किया जाता है किसी विशेष पर्टिकुलर, किसी विशेष कार्य के लिए, यूज्ड फॉर, प्रयोग किया जाता है। टी से टेक्निकल कार्य के लिए, ई से एजुकेशन एंड आर से रिसर्च के लिए। तो इसके वर्ड में ही इसका पूरा डेफिनेशन है, तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स हैं, उससे हम क्या क्या सुविधा उठा सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज हैं, उसे फीचर्स कहते हैं। तो देखिए फीचर्स
कंप्यूटर का तो फीचर्स भरा पड़ा है, बट उसमें से कुछ सिलेक्टिव है जिसको हम चुन के बता सकते हैं। जैसे स्पीड, कंप्यूटर काफी हाई स्पीड में कार्य को करता है, बहुत ही काफी फ्रिक्वेंटली काम करता है और फटाफट काम को कंप्लीट करता है। तो एक कंप्यूटर काफी फास्ट होता है। आप उसको सेक्शन वाइज याद रख सकते हैं, जैसे कि बुलेट्स में हमने दिया हुआ है। काफी डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्पीड है एक्यूरेसी, इसमें शुद्धता की गारंटी होती है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट द्वारा रिजल्ट को प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसमें एक्यूरेसी 100% होता है। जब तक गलती नहीं होगा तब तक, जब तक कि आप उसमें गलत डेटा को फीड ना करें। इसको गीगो भी कहा जाता है, जिससे गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। अगर किसी चीज के अंदर हम कचरा डालेंगे तो कचरा ही मिलेगा। उसी ढंग से ये कंप्यूटर तब तक गलती नहीं करेगा जब तक हम उसमें कोई गलत वैल्यू इनपुट ना करें। सपोज मुझे जोड़ करना है, एडिशन करना है, और 2 + 2 हम प्लेस करना चाहते हैं और प्लस के जगह पे माइनस प्लेस हो गया। ये तो ह्यूमन बीइंग का फॉल्ट हुआ ना, कंप्यूटर का फॉल्ट नहीं है। तो तब तक कंप्यूटर गलत नहीं करेगा जब तक हम गलत डाटा को एंटर नहीं करें। नेक्स्ट है हमारे स्टोरेज कैपेसिटी। ये मोस्ट यूजफुल फीचर्स है कंप्यूटर का, स्टोरेज। कंप्यूटर के डेटा को आप स्टोर कर लें और जब कभी मर्जी हो तब उसको एज ए रिक्वायरमेंट उसको देखें। ये फैसिलिटीज कैलकुलेटर के अंदर में नहीं होता है। जैसे कि कुछ हम कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेटर को आप ऑफ कर दें, फिर वो डेटा मिलेगा मुझे दोबारा वापस कल परसों तरसों कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन कंप्यूटर में आप डाटा काम करके डाटा को स्टोर कर दें, ये डाटा हमेशा के लिए आपके पास सुरक्षित रहेगा, वर्षों तरसों परसों कभी भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है वर्सेटिलिटी। वर्सेटाइल वर्ड आपने सुना होगा, इसका मतलब जैसे वर्सेटाइल पर्सनालिटी के बारे में सुना होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी प्रतिभा हो, वो सिंगिंग भी जानता हो, वो पेंटिंग भी जानता हो, वो एक अच्छा डॉक्टर हो, वो एक अच्छा इंसान हो। इसी ढंग से कंप्यूटर भी वर्सेटाइल फीचर्स का होता है, उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं। जैसे मैंने भी लास्ट बताया, लास्ट सेंटेंस में, उसमें आप एंटरटेनमेंट का काम कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर का, एजुकेशन का, रिसर्च का, बहुत सारे सेक्टर, इसलिए उसको वर्सेटिलिटी बोलते हैं। दूसरा है ऑटोमेशन। बहुत सारे से फीचर्स है कंप्यूटर में, जैसे डेटा के बदलने से ऑटोमेटिकली वो आपका रिजल्ट क्रिएट कर देगा, या लॉजिक के बेस पे आपका ऑटोमेटिकली रिजल्ट क्रिएट कर प्रोड्यूस करके आपको देगा। दूसरा है डिलीजेंस। तो डिलीजेंस का मतलब है कि थकान, जैसे टायर्डनेस। एक ह्यूमन बीइंग जब तक कुछ एक लंबे समय तक काम नहीं कर सकता है विद द सेम प्रोफिशिएंसी, जो फर्स्ट आवर उसका प्रोफिशिएंसी होगा वो सेकेंड आवर में नहीं होगा, थर्ड आवर में घटेगा, फोर्थ आवर में और घट जाएगा उसका। मतलब ह्यूमन बीइंग काम करने के बाद धीरे धीरे थकता चला जाता है और एक लिमिट टाइम के बाद वो बिल्कुल उसके प्रोफिशिएंसी में कमी आ जाएगी। बट कंप्यूटर में क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इसके अंदर में कोई थकान, टायर्डनेस ऐसा कुछ चीज नहीं है। जो फर्स्ट आवर में उसका प्रोफिशिएंसी एक्यूरेसी होगा वही स्पीड होगा, वही स्पीड और एक्यूरेसी जो है लास्ट आवर में जब तक आप उससे काम लेना चाहें ले सकते हैं। तो ये है कंप्यूटर के फीचर्स। देखते हैं नेक्स्ट। पूरे कंप्यूटर कोर्स में आपको दो चीज परेशान करेगा, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा को बहुत सारे लोग डेटा भी कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर में डेटा क्या है उसको समझते हैं। ये काफी इजी है और आसान है, इसको धीरे धीरे समझिए। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो काफी फास्ट लग रहा हो तो आप पॉज करके या रिवाइंड करके दोबारा रिवीजन करके देखें, बिल्कुल आसान तरीके से समझाया गया है, आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं डेटा क्या होता है, या फिर डेटा जो भी आप समझना चाहें, दोनों सही है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। तो डाटा जो होता है वो कंप्यूटर में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि वॉट एवर वी पुट फ्रॉम द आउटसाइड टू द कंप्यूटर थ्रू इन एनी इनपुट डिवाइसेस दैट इज कॉल्ड डेटा। जो कुछ भी हम कंप्यूटर में बाहर से पुट करते हैं, बाहर से कंप्यूटर में डाटा फीड करते हैं, वो सब डेटा कहलाता है। जैसे कि कीबोर्ड से ABCD 1 2 3 4 कोई सिंबल, कुछ भी जो कुछ भी हम प्रेस करते हैं
वो क्या है कंप्यूटर के लिए? डेटा है। वो कंप्यूटर के अंदर जाता है, डाटा का प्रोसेसिंग होता है, डाटा का सही कॉम्बिनेशन जब मिलता है तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल में यहां देख लीजिए, नीचे अपने लिखा हुआ है राज 12, 11, बी एटसेट्रा, ये सभी डेटा है। अलग अलग डेटा का कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन जब डेटा को हम सही रूप में एक साथ फॉर्मेशन करेंगे, सही अरेंजमेंट के साथ, तो वो डेटा हमारा इंफॉर्मेशन बन जाता है। जैसे आप देखें, राज इज 12 ईयर्स ओल्ड, ये अलग अलग अगर रहे तो इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं बनता, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। लेकिन यही डेटा को हमने एक अच्छे तरीके से सजा दिया तो इसका मीनिंग हो गया, जो राज है वो 12 ईयर्स का है। अगर उसको मैं थोड़ा उलट पुलट दूं, राज ओल्ड 12 इज ईयर्स, देयर इज नो मीनिंग। तो डेटा क्या कहलाता है? जो कुछ भी कंप्यूटर में हम बाहर से देते हैं वो डेटा कहलाता है, और उसका सही से प्रोसेसिंग करके एक जो रिजल्ट तैयार होता है एज ए आउटपुट, वो हमारा इंफॉर्मेशन बनता है। तो अल्टीमेटली हमारा गोल क्या होना है? इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करना थ्रू रॉ मटेरियल, थ्रू डेटा। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। इसको बड़ी बारीकी से समझते हैं। देखिए, थ्योरेटिकल पार्ट्स को हम अच्छे से समझेंगे तो आगे काम अच्छे से हो पाएगा। बहुत ज्यादा डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिमाग में ध्यान में रखना है, कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। तो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में हमको ये पढ़ना है कि कंप्यूटर जो है वो दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है। पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर उनको बोलते हैं जिन पार्ट्स को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, विच इज टेंजिबल। कंप्यूटर के उन सभी पार्ट को जिसको आप देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, वो सब क्या है? हार्डवेयर है। चाहे उसके अंदर का पार्ट हो, जैसे कि एसएमपीएस हो, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, अब बाहरी आउटलुक में ले लें यूपीएस, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारे पार्ट्स क्या कहलाएंगे? हार्डवेयर कहलाएंगे। दूसरा है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जनरली वो पार्ट होते हैं जो इनटेंजिबल है, विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिसको ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, जस्ट वी कैन यूज दैट। वो कंप्यूटर में कहीं आपको दिखाई नहीं देंगे, चाहे इंटरनल पार्ट में या एक्सटर्नल पार्ट में, उसको आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मली इसको एक लैंग्वेज के रूप में आप कंसीडर कर सकते हैं कि एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे पाते हैं। इसके बारे में डिटेल एक हम समरी वीडियो बनाएंगे, उस पर आपको काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल थोड़ा सा ओवरव्यू आप देखते चले, मैं आपको श्योर करता हूं ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और कभी आप जिंदगी में इसको आप नहीं भूलेंगे। मैं इतने अच्छे से आपको बताता हूं, लेकिन फिलहाल आप इंट्रोडक्शन देखते चलें। तो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है एज ए लैंग्वेज, जिसको आप लैंग्वेज के रूप में, कंप्यूटर के लैंग्वेज के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का दो कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो पार्ट जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर वो पार्ट जिसको हम न छू सकते हैं ना देख सकते हैं, जस्ट वी कैन यूज दैट। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर का लैंग्वेज। जैसे मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक लैंग्वेज के रूप में कंसीडर किया जाता है। लैंग्वेज भाषा, जैसे हिंदी, इंग्लिश भाषा हम बोलते हैं। कंप्यूटर के वैसे बहुत सारी भाषा डेवलप हुए, उसमें से कुछ हैं मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, उसमें कैटेगराइज किया गया था सारी भाषा को, हाई लेवल लैंग्वेज एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो इतने सारे भाषा के प्रयोग से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ और डेवलपमेंट होता गया, और अभी हम लोग 5th जनरेशन में चल रहे हैं। आगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम जब पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को फिर दो कैटेगरी में बांटा गया है। जो भाषा है हमारा कंप्यूटर का, जो लैंग्वेज है, उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। As we discussed earlier
कि सीपीयू जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड एएलयू, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। अब मेमोरी यूनिट को देखते हैं। ये कंप्यूटर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है। मेमोरी मतलब याददाश्त, कुछ याद रखना। कंप्यूटर के अंदर ये बहुत बड़ा फीचर्स है कि कंप्यूटर में जो कुछ भी हम काम करते हैं वो स्टोर हो जाता है, हमारा बाद के लिए स्टोर हो जाता है, जिसको हम बाद में देख सकते हैं। ये फीचर्स हमारे कैलकुलेटर में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेमोरी के बारे में चर्चा करते हैं। मेमोरी यूनिट में जैसे कंप्यूटर पे हम कुछ काम करते हैं तो डाटा को प्रोसेसिंग के लिए मेमोरी का होना जरूरी है। विदाउट मेमोरी वी कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या करता है, डाटा को होल्ड करता है, प्रोसेसिंग करता है, उसका स्टोर करता है। ये सब मेमोरी का काम है, मेमोरी यूनिट का। अब मेमोरी अलग अलग प्रकार का होता है। कुछ लोग मेमोरी बोलते हैं, कुछ लोग मेमोरी बोलते हैं। आप दोनों समझें, ये अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर के अंदर में जो डेटा स्टोर किए जाते हैं फॉर प्रोसेसिंग और फॉर क्रिएटिंग रिजल्ट, वो एक मेजरमेंट यूनिट के हिसाब से स्टोर किए जाते हैं और जिसका नाम है बिट्स, बाइनरी डिजिट्स। तो कंप्यूटर के अंदर में जो डाटा स्टोर होते हैं वो बाइट्स में होता है। इट मीन्स 8 बिट्स मिला के 1 बाइट बनता है। इसके लिए अलग से एक स्पेशल क्लास होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अभी आप समझें, जैसे कि किसी मेजरमेंट यूनिट को आप ले लें, जैसे कि लीटर, दूध को नापने के लिए लीटर, कपड़े को नापने के लिए मीटर, हाइट को नापने के लिए फीट का जरूरत पड़ता है। उसी ढंग से डेटा को नापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए जिस स्मॉलेस्ट यूनिट का हम बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं बिट्स। मतलब बिट्स एंड बाइट्स में डेटा का मेजरमेंट होता है। तो बाइनरी डिजिट्स जो होता है उससे मिलके बाइट्स बनता है और उसी बाइट्स के में डेटा हमारा स्टोर होता है, जिसको मेजरमेंट यूनिट कहा जाता है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको बोलते हैं बिट्स। उसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट्स। इसको ठीक से समझें। बिट्स BI आगे से लिया गया है जिससे बाइनरी होता है, और डिजिट्स का जो TS है, लास्ट वाला डिजिट्स TS, वो पीछे से 2 कैरेक्टर लिया गया है। तो आगे का 2 कैरेक्टर और पीछे का 2 कैरेक्टर दोनों मिला के बिट्स बनाया गया है और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम दिया गया है। जैसे ग्राम मिल के 100 ग्राम होता है, फिर केजी होता है, केजी मिला के क्विंटल होता है। उसी ढंग से बिट्स जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और बिट्स 8 बिट्स मिला देंगे तो 1 बाइट बनेगा और फिर फर्दर 1024 बाइट्स मिलाएंगे तो 1 KB, 1024 KB से 1 MB, 1024 MB से 1 GB और 1024 GB से 1 TB, टेराबाइट्स। तो इस ढंग से डेटा का मेजरमेंट होता है। आगे देखिए, मेमोरी यूनिट में जो मेमोरी है उस कंप्यूटर में वो 2 प्रकार का मेमोरी माना गया है। एक प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। और मेन मेमोरी को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। मेन मेमोरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसको बोलते हैं रैम एंड रोम। नॉर्मली सीपीयू से डायरेक्टली जो एसोसिएटेड होता है वो रैम एंड रोम ही होता है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर वो डाटा स्टोर किए जाते हैं जिसको हम परमानेंटली रखना चाहते हैं। इट मीन्स अगर हम परमानेंटली नहीं भी रखना चाहते हैं तो कंप्यूटर के लिए कुछ मेमोरी एलोकेशन जरूरी है, मेमोरी का जरूरत है, जहां पे डाटा हमारा होल्ड करेगा, प्रोसेस करेगा, रिजल्ट तैयार करेगा। इसके लिए हमारा मेन मेमोरी का होना जरूरी है। मेन मेमोरी में अंदर आता है रैम एंड रोम। अब पढ़ते हैं रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको आप कभी स्मॉल में नहीं लिखेंगे, अदरवाइज ये राम पढ़ा जा सकता है, इसलिए हमेशा इसको कैपिटल लेटर में लिखें। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये एक वॉलेटाइल मेमोरी होता है। इट मीन्स ये सारा डाटा लॉस्ट कर जाता है जब आप कंप्यूटर को ऑफ कर देंगे, लेकिन जब तक आप कंप्यूटर को ऑन रखते हैं वो जो डेस्कटॉप पे दिखाई देता है वो रैम पे ही रहता है। मतलब कुछ भी हम टाइप करते हैं, कुछ भी डाटा इनपुट करते हैं, सबसे पहले कहाँ जाता है, रैम पे जाता है। और रैम पे कैलकुलेशन के बाद जब हम उसको परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं तो रैम से
कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, जो हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। तो रैम तब तक काम करता है जब तक कंप्यूटर हमारा ऑन है। जैसे कंप्यूटर को ऑफ करेंगे ये डाटा हमारा लॉस कर जाएगा। जैसे कि कैलकुलेटर में जब तक हम ऑन करके रखते हैं वो काम करता है, जैसे कैलकुलेटर ऑफ कर देंगे फिनिश, वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस तो उसमें होता नहीं है, इसलिए दोबारा हम उसको देख नहीं पाएंगे। ठीक है, रैम को फर्दर डिवाइड किया गया है स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम एंड FRAM, ऐसे करके रैम को डिवाइड किया गया है। रैम अलग अलग साइज में आता है, जैसे 2GB, 4GB, 8GB ऐसे करके रैम आते हैं। ये यहाँ पे 2 रैम का आपका इमेज दिखाया गया है, अलग अलग टाइप्स के रैम आते हैं रिस्पेक्टिवली। लैपटॉप के अंदर इससे छोटे रैम होते हैं। ठीक है, इसका साइज वाइज। उसके बाद हमारा है रोम, ये भी एक मेमोरी यूनिट है। रोम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं इसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर के बहुत सारे इंफॉर्मेशन, जैसे कि कंप्यूटर कितने कैपेसिटी का है, किस वर्जन का है, किस जनरेशन का है, ये सारी चीज़ के अंदर में स्टोर होते हैं। इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ये कंप्यूटर में अटैच रहता है। नॉर्मली मदरबोर्ड पे ये आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरा है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। हाँ, रैम को भी मदर बोर्ड में ही हम उसके स्लॉट में लगाते हैं, तो रैम रोम सब मदरबोर्ड का ही पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आप सब में बोले जा रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन ये सबसे ज़्यादा है। इट मीन्स कोई भी डाटा हम प्रोड्यूस करते हैं, उसका रिजल्ट जब तैयार करते हैं तो स्टोर करते हैं। जो कंप्यूटर का मोस्ट प्रेफर्ड फीचर्स में से एक आता है, जिसको हम बाद में देख सकते हैं डेटा को, तो वो कहाँ रहेगा डाटा हमारा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रहेगा। नीचे आप जितने भी इमेज देख रहे हैं, या फ्लॉपी हो, हार्ड डिस्क हो, पेन ड्राइव हो या डिस्क हो, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स हैं। बाई कैपेसिटी एंड यूज अलग अलग ये नाम दिए गए हैं और अलग अलग इसके शेप भी हैं। नॉर्मली हार्ड डिस्क जो होता है कंप्यूटर के अंदर में फिक्स होता है, और फ्लॉपी, पेन ड्राइव और जो डिस्क है आपका CD या DVD जिसको बोलते हैं, आप उसको निकाल सकते हैं। उसको प्लग एंड प्ले भी कहा जाता है। ले लीजिए डाटा, फिर दूसरे कंप्यूटर में फीड कर दीजिए। हार्ड डिस्क भी आ गया है जिसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कहा जाता है, लेकिन ये हार्ड डिस्क जो है वो इंटरनल हार्ड डिस्क है, जो आपका इमेज स्क्रीन पे दिखाया गया है। ये कंप्यूटर के अंदर में फीड होते हैं, ये CPU के अंदर में फिक्स होते हैं, या लैपटॉप हो आपका। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में क्या करते हैं, वो डाटा जो हमारा रिजल्ट बन के तैयार हो जाता है तो प्राइमरी मेमोरी से हम लेके कहाँ डाल देते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में, जो कि हमारा फर्दर उसको यूज करने के लिए रेडी रहता है। ठीक है, अब हार्ड डिस्क के बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा काफ़ी यूज भी हम करेंगे, हमेशा हम इसी से इंटरेक्ट करेंगे, इसके लिए इसको समझना जरूरी है। हार्ड डिस्क एक लार्जेस्ट स्टोरेज डिवाइस माना जाता है कंप्यूटर का। जैसे कि आप पिछले स्क्रीन में देखिए, ये पेन ड्राइव है, ये DVD है। तो DVD कितने का आता है, अगर CD का बात करें तो 700 MB का आता है, DVD का बात करें तो 4.3 GB का आता है। याद हो आपको, जब मूवी देखते होंगे, अगर CD लाते थे तो उसमें एक मूवी होता था और 2 CD के लिए एक मूवी को लेना पड़ता था। लेकिन जब हम DVD लेते थे तो एक ही DVD में 4 मूवीज हुआ करते थे। इट मीन्स साइज के हिसाब से मूवीज स्टोर होते थे। अगर पेन ड्राइव का बात करें तो 4GB, 8GB, 32GB, 64GB, 128GB, मैक्सिमम यही पेन ड्राइव अवेलेबल है मार्केट में, जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। GB मतलब गीगाबाइट्स। हार्ड डिस्क का बात करें तो ये 500GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB में अवेलेबल होते हैं। और ये फ्लॉपी अब यूज नहीं होते हैं, काफ़ी पहले यूज हुआ करते थे और काफ़ी कम स्पेस में होता था, जिसके कारण, और काफ़ी ये रिलायबल भी नहीं था। अगर गिर जाए ऊपर से नीचे तो समझिए खराब हो जाए, तो इसकी वजह से इसका यूज धीरे धीरे खत्म हो गया और कॉस्टली भी हो रहा था, इसलिए इसको हटा दिया गया। तो सब मिला के हार्ड डिस्क एक ऐसा डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जो काफ़ी मोस्ट यूजेबल है और काफ़ी इसमें डेटा को स्टोर करके आप रख सकते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर में फिक्स होते हैं। जैसे मैंने कहा कि हार्ड डिस्क जो होता है वो 500 GB का होता है, 1 TB का होता है, 2 TB का होता है। मतलब अगर हम
नॉर्मली डाटा को स्टोर करे, अगर कोई डॉक्यूमेंट वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट का कोई फाइल स्टोर करे तो लाखों फाइल उसके अंदर में स्टोर हो सकते हैं। तो जब इतना ज़्यादा डाटा स्टोर होगा तो उसको मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई डाटा हम उसमें डाल देते हैं, कोई फाइल डाल देते हैं, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें लाखों फाइल पड़ा हुआ है। तो इट्स टफ टू फाइंड आउट। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मान लें मैं आपको एक होटल में बुलाता हूँ कि आप वहाँ पे आके आप हमसे मिले, मेरा नाम पंकज है, मैं होटल ताज प्लेस में आपको मिल जाऊँगा या होटल सागर में मिल जाऊँगा, बहुत सारे कोई भी होटल का आप नाम ले लें, आई एम नॉट ब्रांडिंग एनीवन। तो डेफिनेटली आप हमसे पूछेंगे कि उस होटल में कितने नंबर रूम में, या आप किसी पेशेंट से मिलने जाते हैं किसी हॉस्पिटल में, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने नंबर बेड या कितने नंबर रूम में आप उनसे मिलने जा रहे हैं। इट मीन्स जब साइज बहुत बड़ा होगा तो मुझे एक पर्टिकुलर लोकेशन की जरूरत पड़ेगी। मैं बोल दूं ठीक है मैं होटल में मिल रहा हूं, तो फिर पूछेंगे आप कौन से फ्लोर पे, उस फ्लोर पे कौन से रूम में, तो ये लोकेशन वाइज मुझे पता होना चाहिए। लेकिन जब मैं बोलूं आपको कि मेरे घर पे आना है, वो अंबानी वाला घर नहीं जो मल्टी फ्लोर का है, एक सिंपल घर, या मैं आपके घर पे आता हूं तो मैं थोड़े पूछूंगा आपसे कि कितने नंबर रूम में आप अवेलेबल होंगे। तो घर हमारा छोटा होगा तो डायरेक्टली हम आपसे मिल सकते हैं, लेकिन घर मेरा अगर मैं किसी होटल में हूं या 10 फ्लोर का है तब तो पूछना पड़ेगा। ठीक वही सिचुएशन हमारा हार्ड डिस्क का है। हार्ड डिस्क इतना बड़ा है कि इतना बड़ा स्टोरेज कैपेसिटी है कि इसमें अगर कोई डेटा हम डाल दें तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसको एक और नए एग्जांपल से समझते हैं। जब हम हार्ड डिस्क का बात करते हैं, कंप्यूटर को माई कंप्यूटर में जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इसी ढंग का आपको मिलेंगे, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। मतलब डाटा हार्ड डिस्क को हम अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ताकि जब कभी डाटा की जरूरत पड़े तो उतना ही पार्ट में हमें ढूंढना पड़े। अब इस ड्राइव के बारे में ठीक से समझते हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज एंड आज शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस एंड वर्क अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, किस किस पर्पस से कंप्यूटर को हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस कंप्यूटर आर डिवाइडेड इनटू 3 different sections: analog computer, digital computer and hybrid computer। अब एनालॉग के बारे में समझते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, प्रीवियस काफी अर्लियर में डेटा के बारे में हमने चर्चा किया था और बताया भी था कि डेटा ये बार बार आपको परेशान करने वाला चीज है। तो डेटा के ऊपर ही सारा खेल होता है कंप्यूटर में। डेटा जो होता है वो 2 प्रकार का है, एनालॉग डेटा एंड डिजिटल डेटा। एनालॉग डेटा वो डेटा होता है जो कंटिन्यूअस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, वेट, स्पीड, ये सभी डेटा जो होते हैं वो आपका कंटिन्यूअस होते हैं। और जो डेटा है दूसरे वो डिजिटल डेटा, जैसे 0 से 9 के कॉम्बिनेशन का कुछ भी आप ले लें, उसका जो कैलकुलेशन करें तो वो क्या कहलाएगा, एनालॉग डेटा, सॉरी डिजिटल डेटा, तो वो कहलाएगा डिजिटल डेटा। तो इन्हीं कैलकुलेशन को, जितने भी डेटा है, डेटा के कैलकुलेशन को करने के लिए ही तो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है। तो उसी पर्पज से अलग अलग टाइप का कंप्यूटर को बनाया गया है। अब देखते हैं पहले डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो आज के डेट में हम लोग देख पा रहे हैं, जो नियर बाई सराउंडिंग जो सबसे ज्यादा मोस्ट यूजेबल कंप्यूटर है वो डिजिटल कंप्यूटर है। ऐसा नहीं है कि एनालॉग कंप्यूटर का यूज नहीं किया जाता है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन जो जनरल लोग यूज करते हैं, जो कॉमन पीपल यूज करते हैं, दैट इज डिजिटल कंप्यूटर। जैसे हमारे पास पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टैबलेट, ये सब जितने भी हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर। तो डिजिटल कंप्यूटर में 2 प्रकार का कैलकुलेशन होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। अर्थमेटिक कैलकुलेशन जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, तो ये जितने भी कैलकुलेशन है क्या कहलाते हैं, अर्थमेटिक कैलकुलेशन। लॉजिकल कैलकुलेशन
जैसे एंड और नॉट, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, जैसे कि आज अगर ये बच्चा यहाँ तक स्कोर लाता है तो उसका ये मार्क्स होना चाहिए। तो ये सब क्या है, लॉजिक के बेस पे हम रिजल्ट तैयार करते हैं। तो जितने भी डिजिटल कॉम्बिनेशन वाले कैलकुलेशंस होते हैं वो सब किसके द्वारा किए जाते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के द्वारा। जो हमारा आज का कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं, कॉमन लोग जो यूज करते हैं वो है एनालॉग कंप्यूटर। नॉर्मली डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इन सभी के द्वारा यूज किया जाता है। जैसे आप हॉस्पिटल में गए होंगे तो देखे होंगे आईसीयू के अंदर में जो टेम्परेचर दिखाता रहता है, उसका वेट दिखाता रहता है, उसका पल्स दिखाता रहे, ब्लड सर्कुलेशन, बीपी दिखाए। तो ये सब जितना भी डिवाइस कैलकुलेट करने के लिए होता है, या मौसम वैज्ञानिक टेम्परेचर का कैलकुलेशन करते हैं, तो ये सब किसके द्वारा होता है, एनालॉग के द्वारा होता है। और दोनों को अगर मिला दे तो हाइब्रिड बनता है। हाइब्रिड नाम से ही क्लियर है, द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर एंड एनालॉग कंप्यूटर बिकम्स हाइब्रिड कंप्यूटर। दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके जो कंप्यूटर बनेगा वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाएगा। उसमें दोनों फीचर्स होते हैं। नॉर्मली इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका पेट्रोल पंप पर आपने देखा होगा, जिसमें डिजिटली भी दिखाता है और फ्लूइड जो लिक्विड जो ट्रांसमिट होता है तो उसका वेट भी वो मेजरमेंट करता है। तो एनालॉग कंप्यूटर नॉर्मली मेजरमेंट के लिए प्रयोग किए जाते हैं और डिजिटल कंप्यूटर काउंटिंग के लिए किया जाता है। दोनों में फर्क है। और जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो विशेष रूप से हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी एंड मेजरमेंट कैपेसिटी। तो डिजिटल कंप्यूटर के बारे में हमें विशेष रूप से पढ़ना है और डिजिटल कंप्यूटर को 4 पार्ट में बांटा गया है। 4 अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट है हमारा सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहले देखते हैं सुपर कंप्यूटर। ये काफी इंटरेस्टिंग है और इसके ऊपर हम एक वीडियो अलग से और भी बनाएंगे, उस क्लास में आप देखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है और क्यों हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है कि अपना इंडिया के पास भी सुपर कंप्यूटर है, और बहुत अच्छे से एक वीडियो हम बनाएंगे। तो फिलहाल देखते हैं अभी सुपर कंप्यूटर। इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम 8000। इसके पीछे एक बहुत अच्छा और रोचक कहानी है, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको देखेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं जितने भी डिजिटल कंप्यूटर के टाइप्स हैं उसके बारे में। सुपर कंप्यूटर ये सबसे बड़ा और हाई स्पीड वाला कंप्यूटर होता है। नॉर्मली जो हमारे पास कंप्यूटर होता है, जिसको पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप आप बोलते हैं या डेस्कटॉप बोलते हैं, उसमें एक प्रोसेसर लगा होता है। लेकिन सुपर कंप्यूटर में अर्लियर जो शुरुआत के दिन में है वो 60-65 ये उसमें प्रोसेसर लगते थे, लेकिन अब अनगिनत प्रोसेसर लगते हैं। तो एक जो कोई कैलकुलेशन का जो काम होता है एक कंप्यूटर के अंदर में, जो माइक्रो कंप्यूटर होता है हमारा, जो लैपटॉप होता है, उसमें एक प्रोसेसर होता है और सुपर कंप्यूटर में अनगिनत प्रोसेसर होते हैं। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका कैलकुलेटिंग जो स्पीड होगा वो किस लेवल का होगा। नॉर्मली जो हमारा कंप्यूटर होता है उसका कैलकुलेशन हम गीगाहर्ट्ज में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो आपका सुपर कंप्यूटर है, जो अभी प्रेजेंट का सुपर कंप्यूटर है, उसको हम फ्लॉप्स में उसकी स्पीड को मेजरमेंट करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के अंदर में कितना प्रकार का वो कैलकुलेशन कर देगा, इतने स्पीड में ये करता है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग नॉर्मली साइंटिस्ट के लिए किया जाता है जो बहुत बड़ी कैलकुलेशंस के लिए करते हैं, जैसे कि वेपन्स बनाना, न्यूक्लियर वेपन्स जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियर एटम बम वगैरह, या फिर आप बहुत बड़े मेजरमेंट जो ब्रह्मांड के अंदर जो मेजरमेंट किए जाते हैं उसके लिए बहुत बड़े कैलकुलेशंस की जरूरत होती है कुछ नैनो सेकेंड के अंदर, उसके लिए भी सुपर कंप्यूटर का जरूरत पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए
साइंटिफिक रिसर्च के लिए सुपर कंप्यूटर का जरूरत पड़ता है, और उसके लिए सीडेक कंपनी के द्वारा, जो इंडियन कंपनी है, जो इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है सीडेक, उसके द्वारा सबसे पहले सुपर कंप्यूटर भारत में, ये भारत सबसे पहले बनाने वाला नहीं है, लेकिन भारत के अंदर जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम। उसके बाद अनुराग, प्रत्यूष, परम, ईशान, जो सबसे लेटेस्ट कंप्यूटर 2016 में लॉन्च किया गया था। तो ऐसे से बहुत सारे कंप्यूटर हमारे पास आ गए हैं, और अब तो भारत खुद दूसरे देशों को कंप्यूटर दे भी रहा है, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट हम देखते हैं सुपर कंप्यूटर के बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर से बिलो है, उससे नीचे के कैटेगरी का है, लेकिन इसके अंदर में भी काफ़ी प्रोसेसर, मोर देन 1 प्रोसेसर्स होते हैं, और काफ़ी एक साथ मोर देन 200 कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करके उसके डाटा को कलेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर नॉर्मली रूप से बड़े बड़े सर्वर के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे रेलवे के सर्वर हो गए, बैंक्स के सर्वर हो गए, और भी इस ढंग के जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी वेबसाइट है, उसको बहुत लार्ज स्केल पे जब डेटा का कलेक्शन हो, जब मल्टीपल यूजर एक साथ उस डेटा को एक्सेस करे या उसमें डेटा फीड करे, उस समय हमारा छोटा कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा, उसके लिए हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से कैपेसिटी वाइज थोड़ा छोटा है, और साइज वाइज भी उससे कम कैपेसिटी का है। बड़े बड़े कंपनी बहुत सारे जब उसके वर्कर होते हैं जो अलग अलग कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, और उसके डाटा को भी जब कलेक्ट करना होता है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोर देन 50 यूजर्स को आप एक साथ डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि आप मेन फ्रेम में मोर देन 200 को कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मिनी कंप्यूटर में हम मोर देन 50 और उससे नीचे जितने भी यूजर होंगे उसके डाटा को एक साथ कलेक्ट करके रख सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस एंड वर्क वी कैन ऑल्सो यूज मिनी कंप्यूटर। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से सस्ता होता है। उसके बाद हमारा आता है माइक्रो कंप्यूटर्स। ये सब डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। डिजिटल कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं उसको कहा जाता है, ये सबसे कम कैपेसिटी वाला सिंगल प्रोसेसर वाला कंप्यूटर होता है, जिसमें एक ही प्रोसेसर होता है। हालांकि इसका भी मेजरमेंट इतना स्लो नहीं है, काफ़ी फास्ट होता है, लेकिन जब इससे ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन का ज़रूरत होता है तब हम यूज़ करते हैं मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड देन सुपर, सबसे ऊपर। लेकिन जो नॉर्मली यूज के लिए जो कंप्यूटर अवेलेबल होते हैं वो कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर, जो हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें बहुत सारे वर्जन्स हैं माइक्रो कंप्यूटर्स में, जैसे कि पेंटियम 1, 2, 3, 4, डुअल कोर, क्वाड कोर, i3, i5, i7, ये जो लेटेस्ट चल रहा है अपना। प्रोसेसर के हिसाब से सबका कॉस्ट अलग अलग है, उसी ढंग से स्पीड भी बढ़ता चला जाता है। तो ये था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड देयर कैपेसिटी। उम्मीद है आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज और आज देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने पार्ट्स जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और किन पार्ट्स से मिलकर कंप्यूटर बना होता है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं सारे आज हम देखते हैं। उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या हाउ डज इट वर्क्स। कंप्यूटर मेनली 3 फंक्शन से काम करता है। इट मीन्स नॉर्मली 3 फंक्शन उसके अंदर होते हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। और कंप्यूटर ही नहीं, मैं कहता हूँ सारे चीज़ जो प्रोसेसिंग के थ्रू होते हैं वो 3 फंक्शन से ही मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर में जो बजने वाला माइक होता है, जो लाउड स्पीकर होता है, उसको आप देखें, माइक जिसमें हम बोल रहे हैं, जैसे मैंने इसको लगाया हुआ है। अगर माइक का चल ले तो माइक में हम बोलते हैं, जो कि इनपुट जा रहा है, एक मशीन से वो कनेक्ट होता है, वहाँ पे प्रोसेसिंग होता है और फिर आउटपुट हमारा स्पीकर। तो 3 प्रोसेस होता है। इसको और आसान तरीके से समझते हैं। कंप्यूटर में भी इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट होता है और हर एक चीज़ के लिए अलग अलग डिवाइसेस हैं। जैसे मैंने कहा कि माइक से बोलने के लिए, आवाज़ इनपुट करने के लिए माइक की ज़रूरत होती है।
उसी ढंग से कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइस की जरूरत होती है। इनपुट आप यंत्र कह लें उसको हिंदी में। तो इनपुट डिवाइस अलग होंगे, प्रोसेस डिवाइस अलग होंगे और आउटपुट डिवाइस अलग होंगे। इस डायग्राम को आप ठीक से देखें। इनपुट यहां से जा रहा है, फिर ये कंट्रोल यूनिट के पास जा रहा है, वहां से प्रोसेसिंग हो रहा है इसका, और फिर आउटपुट अलग निकल रहा है। अब अलग अलग देखते हैं, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है और प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है। फॉर एकदम सिंपल और आसान तरीके से समझने के लिए अगर हम 2+2 को प्रेस करें तो 4 रिजल्ट आना चाहिए। तो 4 रिजल्ट कहां से आएगा, 2+2 इनपुट करना पड़ेगा। 2+2 हम प्रेस करेंगे, वो प्रोसेसिंग होगा, फिर रिजल्ट हमारा कहां मिलेगा, मॉनिटर पे। तो ये है प्रोसेस कंप्यूटर का। आगे देखते हैं। पहले इनपुट करेंगे, फिर प्रोसेसिंग होगा और फिर उसका आउटपुट होगा। प्रोसेसिंग के दौरान तीन चीज इंपॉर्टेंट होता है। एक तो उसका ऑपरेशंस, कंट्रोलिंग एंड स्टोरेज। आगे देखते हैं इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं। कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए कंप्यूटर को डाटा वट एवर यू फीड फ्रॉम द आउटसाइड टू द कंप्यूटर, कुछ भी जो हम बाहर से कंप्यूटर को देते हैं वो क्या कहलाएगा, इनपुट। इन मतलब अंदर, इनपुट मतलब रखना। जो कंप्यूटर में हम बाहर से रख रहे हैं अंदर, वो रखने वाला डिवाइस, रखने वाला यंत्र जो है वो क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम 2+2 प्रेस करेंगे तो 2 कहां से जा रहा है, कीबोर्ड से जा रहा है। माइक से हम आवाज अंदर रख रहे हैं तो माइक क्या हो गया, मेरा इनपुट डिवाइस हो गया। इसी ढंग से और भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं। कंप्यूटर को गीगो कहा जाता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इट मीन्स वट एवर यू फीड दैट यू विल गेट फ्रॉम दैट कंप्यूटर। गार्बेज मतलब कचरा, अगर कंप्यूटर के अंदर कचरा डालेंगे तो कचरा ही मिलेगा। कहने का सेंस, जिस प्रकार का डेटा हम कंप्यूटर को फीड करेंगे, इन द सिमिलर वे विल गेट दैट रिजल्ट। अगर मेरे मन में है कि मैं उसको एडिशन करूं तो 2+2 करना होगा। अगर मन में है एडिशन हो और हमने 2-2 कर दिया तो हमारा रिजल्ट गलत हो जाएगा। तो डेटा फीड करते समय सावधानी बरतना है कि कोई गलत डेटा फीड ना हो, नहीं तो रिजल्ट भी उसी के रिस्पेक्टिवली हमें मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका इनपुट डिवाइसेस कुछ आपको याद रखना है। नॉर्मली एग्जाम में 1-2 नंबर के क्वेश्चन यहां से होते ही हैं, जो सिंपल एग्जाम होता है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है या इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, पॉइंटिंग टूल, इससे हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। उसके बाद स्कैनर एक मशीन होता है जिसके थ्रू बाहरी इमेज को हम कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं। बारकोड रीडर आप बहुत अच्छे तरह से इसको जानते हैं, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लें। इसमें अलग अलग फंक्शंस की हैं, जैसे ऊपर के रो में जितने भी आप F1 F से लेके F12 तक है, इसको फंक्शन की कहा जाता है। फिर नीचे आपका जो नॉर्मल अल्फ़ाबेट्स है A से लेके Z तक, ये टाइपराइटर की तरह ही होता है। उसके बाद आपका 0 से 9 के कॉम्बिनेशन के जितने भी ये नंबर हैं उसका, उसके बाद पेज अप, पेज डाउन, शिफ्ट, टैब, इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा कर लेंगे। फंक्शन की, अल्फाबेट की, न्यूमेरिक की एंड स्पेशल्स की, ये सभी की कि आपको यूज पता होना चाहिए, वो से धीरे धीरे हम आगे चल के इसको समझेंगे। डायरेक्ट की होता है, जैसे पेज के अंदर हम ऊपर और नीचे जाने के लिए जो मूव करते हैं, लेफ्ट एंड राइट, टॉप एंड डाउन, उसको डायरेक्शंस की बताया जाता है। उसमें एरो बना हुआ होता है, ऊपर की तरफ जाना है तो अप की, नीचे की तरफ डाउन की, लेफ्ट एंड राइट। शिफ्ट की एक ऐसा की है जिससे हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना के इसका शॉर्टकट की भी बनता है, लेकिन नॉर्मली शिफ्ट की का प्रयोग किया जाता है कैरेक्टर को कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर करने के लिए। अगर कोई लेटर नॉर्मली आपका स्मॉल लेटर में टाइप हो रहा है तो शिफ्ट को प्रेस करके कोई लेटर को अगर हम टाइप करेंगे तो वो कैपिटल लेटर में टाइप होगा। और अगर कैपिटल लेटर में टाइप हो रहा है और शिफ्ट को प्रेस करके फिर हम प्रेस करेंगे कोई लेटर तो वो स्मॉल लेटर में हो जाएगा, मतलब वो उल्टा चलता है। फिर कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक एक जैसे बटन है, वो आपका कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में होता है, कैप्स लॉक लिखा होता है। जैसे उसको हम प्रेस करेंगे तो एक लाइट जलेगा, नॉर्मली
कीबोर्ड में होता है, लैपटॉप में तो ऐसा देखने को कम मिलेगा आपको। तो कीबोर्ड में एक लाइट जलेगा कैप्स का, और जब वो लाइट जलेगा तो कोई भी लेटर हम लिखेंगे तो क्या होगा, कैपिटल लेटर में टाइप होगा, और वो लाइट जब ऑफ हो जाएगा तो कुछ भी लेटर हम टाइप करेंगे तो क्या होगा, स्मॉल लेटर में होगा। स्पेस बार कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन होता है, उसे सिंगल स्पेस लिया जाता है, और जब बड़े स्पेस का जरूरत होता है तो हम लोग टैब का प्रयोग करते हैं। अब थोड़ा माउस को देख लेते हैं। माउस 3 अलग अलग सेक्टर में डिवाइड होता है, लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉल। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये पकड़ने का स्टाइल है माउस को, पूरे माउस को अपने अंदर रखना है इस पाम के अंदर, और एक बटन लेफ्ट बटन पे, एक फिंगर लेफ्ट पे और दूसरा फिंगर राइट वाले पे होना चाहिए। मैक्सिमम जो ऑपरेशंस होते हैं वो लेफ्ट बटन से होते हैं। राइट बटन का यूज कभी कभी किया जाता है, वो हम बताएंगे आपको कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो और स्क्रॉल बटन का यूज होता है पेज को ऊपर और नीचे स्क्रॉल करने के लिए। जो काम आप डायरेक्शन की से करते हैं वही काम आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे यूज इसका होगा, लेकिन नॉर्मली इतना याद रखना है, माउस में 2-3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड एक स्क्रॉल बटन, वो आपको यूज करना है। इनपुट डिवाइस में ही स्कैनर मैंने बताया, जो इमेज को एक फोटोस्टेट मशीन की तरह होता है, जिसमें बाहरी जैसे प्रिंटर होता है, तो प्रिंटर में क्या करते हैं हम, इमेज को बाहर प्रिंट करके लाते हैं, और इसमें क्या होता है, बाहरी इमेज को कंप्यूटर के अंदर में फीड करते हैं। अब देखते हैं इनपुट डिवाइस के बाद प्रोसेस डिवाइस। प्रोसेस डिवाइस में हमारे पास एक ही डिवाइस है जिसको बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू ही पूरा प्रोसेसिंग करके कंप्यूटर को रिजल्ट बनाता है। ये इट्स द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। एवरी एक्शन वुड बी टेकन बाय दिस पर्टिकुलर डिवाइस। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एक्टिवली रोल वाला ये डिवाइस होता है, जहां पे पूरा रिजल्ट हमारा तैयार होता है, यहीं पे इनपुट इकट्ठा होता है और यहीं से आउटपुट रिलीज होता है। तो सीपीयू को क्या कहेंगे, प्रोसेस डिवाइस कहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं आउटपुट डिवाइस। वो डिवाइस जिससे हम रिजल्ट लेते हैं, रिजल्ट रिसीव करते हैं। जैसे मॉनिटर, कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो रिजल्ट हमें कहाँ मिलता है, मॉनिटर पे, डेस्कटॉप पे। तो वो वाला पार्ट जो स्क्रीन वाला है वो पूरा हमारे क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। स्पीकर जहाँ से आवाज़ हम लेते हैं, प्रिंटर जहाँ से पेपर पे प्रिंट पेज लेते हैं। तो ये सारे जितने भी पार्ट्स हैं ये क्या कहलाएंगे, आउटपुट डिवाइस कहलाएंगे। मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस होगा, प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस होगा, स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, इस सेक्शन में बस इतना ही। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज और आज देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब ये एक ब्रिज का काम करता है कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में और जो यूजर होते हैं कंप्यूटर के, उनके बीच में। जैसे कीबोर्ड, माउस या जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो प्रॉपर वर्क करे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फाइल मैनेजमेंट का प्रोसेस करता है, मेमोरी मैनेजमेंट को करता है, और जितने भी हार्डवेयर होते हैं, जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, उसके मैनेजमेंट का सारा काम कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। और इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराया जाता है। उसके रिस्पेक्टिवली अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसी के कंपैटिबल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे हमने बताया था आपको कि एंड्रॉयड बेस्ड जो मोबाइल होगा तो एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशंस भी होनी चाहिए। उसी ढंग से विंडोज बेस्ड अगर कंप्यूटर है हमारा तो विंडोज से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो होने चाहिए। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। यूजर है, एप्लीकेशंस है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर। तो यूजर किस पे काम करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहां पे होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और ऑपरेटिंग सिस्टम अल्टीमेटली कहां पे होता है, हार्डवेयर पे। पहले हार्डवेयर, ह्यूमन बॉडी, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉमन फंक्शनलिटी, एंड देन एप्लीकेशंस जो किसी पर्टिकुलर विशेष कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग कंपनी के द्वारा अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया।
जैसे कि एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, गूगल का एंड्रॉयड सब आप जानते हैं। मोबाइल के अंदर जो हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मोबाइल में एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है और मोबाइल में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। उसी ढंग से लिनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर के लिए यूज होता है, एप्पल, यूनिक्स, लिनक्स एंड उबुंटू, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारे कोर्स में मेनली हमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में ज़्यादा समझना है। तो देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया है, जिसके बिल गेट्स चेयरमैन हैं। आप उन्हें जानते हैं, हाँ वही, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में काफ़ी दिनों तक उनका नाम रहा। आजकल कोई दूसरे हैं, लेकिन काफ़ी दिनों तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में नाम उनका आता है, बिल गेट्स, जो कि अमेरिका के हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है GUI है, जिसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI मतलब हर एक फंक्शन का एक आइकन होगा जो ग्राफिकली आपको समझाया गया है। जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आने के बाद एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया कंप्यूटर में कि कोई भी कंप्यूटर सीख सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी फंक्शन को यूज करने के लिए आपको कोई कोड याद नहीं रखना है, हर कुछ आइकन के थ्रू बना हुआ है। आपको वहां से क्लिक करना है और उसको एक्सेस करना है। जैसे ओपन है तो लिखा है OPEN, आपको पता है कि ओपन करने से क्या होता है, तो आप क्लिक करेंगे। उसी ढंग से है क्लोज, CLOC या क्रॉस का साइन बना हुआ है। तो ये जितने भी फंक्शन है इसके, वो ग्राफिकली आपको समझाया गया है, जो कि आसान हो जाता है काम करना। उसी ढंग से MS DOS को आप देखें, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही बनाया गया था IBM कंप्यूटर के लिए। वो काम करना उस पर बहुत टफ था, बिकॉज हर एक फंक्शन के लिए, हर एक एक्टिविटी के लिए आपके पास एक कोड होना चाहिए। उसको CLI कहा जाता था, DOS को, कमांड लाइन इंटरफेस। मतलब हर एक एक्शन के लिए, हर एक कमांड के लिए आपको एक अलग से कोड याद रहनी चाहिए, जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इस चीज को हटा दिया गया और हर एक कमांड के लिए वहां पे आइकन या विजिबिलिटी के थ्रू ग्राफिकली आपको सब कुछ समझा दिया गया है। तो बहुत दिनों काफी कंपेटेबल है ये। इसके लोगोज हैं विंडोज के, डिफरेंट वर्जन के साथ विंडो आया और अलग अलग लोगों को उन्होंने प्रोड्यूस किया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, PDF में आप आराम से इसको पढ़ेंगे, काफी डिटेल्स उसमें दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे सब भी आप देख रहे हैं। दूसरा है वर्जन ऑफ विंडोज। विंडोज जब से शुरू हुआ और अब तक बहुत सारे उसमें डेवलपमेंट होते गए, उसी को वर्जन्स बोलते हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, विंडोज का नया नया वर्जन आता गया, उसका नाम भी चेंज होता गया। जैसे फर्स्ट विंडोज जो आया था 1985 में, जो 10 सितंबर को आया था, उसका नाम था विंडोज 1.0। वो बहुत सक्सेस नहीं रहा और उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट का जरूरत था और इंप्रूवमेंट हुआ भी। इसके बीच में बहुत सारा विंडोज आया, लेकिन जो सक्सेसफुल विंडोज है मैं सिर्फ उन्हीं का लिस्ट आपको दे रहा हूं। जैसे विंडोज 95, विंडोज NT5, विंडोज 98, विंडोज 2000, XP, प्रोफेशनल, ये सब सक्सेसफुल वर्जन थे। विंडोज 7 जो हाईली सक्सेसफुल वर्जन रहे हैं, विंडोज 7, आज भी बहुत सारे लोग विंडोज 7 को ही प्रेफर करते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल है और इसको यूज करना बहुत ही आसान है। उसके बाद विस्टा, विंडोज 8, विंडोज 8.1, 10, विंडोज 10 प्रो एंड देन सबसे लेटेस्ट जो अभी आया है विंडोज 10 21H1, जो कि 18 मई 2021 को ये रिलीज किया गया है। तो इतने सारे वर्जन हैं विंडोज के और मोस्ट प्रोबेबली अभी और भी वर्जन सब आने बाकी हैं जो बेस्ट फीचर्स के साथ आएंगे। तो हम लोग विंडोज 10 पे काम करेंगे, पूरा एप्स आपका उसी पे बना हुआ है, सब उसी पे हम लोग सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने देखा था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कुछ टाइप्स, कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, इसको हमने काफ़ी डिटेल से चर्चा किया था। तो उम्मीद करता हूँ वो काफ़ी आपको
समझ में आ गया होगा और आसान लगा होगा। इस क्लास में हम देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स कि कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ वहां से लेके अब तक कंप्यूटर में कितने डेवलपमेंट हुए, उन सभी को अलग अलग जनरेशन में डिवाइड किया गया है। नॉर्मली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर को 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। उसमें कंप्यूटर के इंप्रूवमेंट को देखते हुए अलग अलग जनरेशन में रखा गया है। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन को आप देखें तो फर्स्ट जनरेशन जो लिया गया है वो 1946 से लेके 1955। एक्चुअली बहुत सारे बुक में 1-2 साल का डिफरेंस आपको मिल जाएगा, उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बुक अपने अलग अलग ढंग से थोड़ा 1-2 साल का गैप रखते हैं, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट आपको एक स्लॉट याद रखना है, ठीक है। और फर्स्ट जनरेशन के रूप में उसमें जो मेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो यूज किया गया था वो वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। आपको 2-3 चीज याद रखना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में याद रखना है। वो आपको एक तो डेट का स्लॉट याद रखना है कि कब से कब तक का है, वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है, 1-2 साल वेरी करता है बुक वाइज। दूसरा, उस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज किया गया था। जैसे कि देखिए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो मेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज किया गया था वो था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को लगने से कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा हो गया था, काफी बल्कि हो गया था, और वो जहां पे यूज करना है वहीं पे उसका सेटअप किया जाता था। मतलब इतना बड़ा साइज था कि दैट वाज वेरी टफ टू कैरी एनीवेयर, सो दैट्स व्हाई वो वहीं पे बनाया जाता था जहां पे उसको यूज करना है। और काफी इलेक्ट्रिक की जरूरत होती थी उसको चलाने के लिए, काफी इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये बिजली का कंजप्शन जो है बहुत ज्यादा होता था उसमें, तो उतना कंफर्टेबल नहीं था, दैट वाज नॉट वेरी रिलायबल। नेक्स्ट जनरेशन आया। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन में आप 1-2 चीज और याद रख सकते हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, जैसे यूनिवैक है, एनिएक है, इसका फुल फॉर्म भी आप याद कर सकते हैं, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन जो हमारा है वो सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन जो है वो वहीं से शुरू होता है जहां फर्स्ट जनरेशन खत्म होता है, 1956 से लेकर 1965 तक। और उसमें मेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो यूज किया गया था वो था ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि रेडियो वगैरह में ट्रांजिस्टर के बारे में सुना होगा। जैसे वही मैकेनिक के यहाँ ले जाते हैं तो बोलता है कि वो इसका ट्रांजिस्टर जो है वो उड़ गया है, फ्यूज कर गया है, जल गया है, जो भी शब्द वो यूज करें। तो वो ट्रांजिस्टर किसको रिप्लेस किया, वैक्यूम ट्यूब को। और वैक्यूम ट्यूब से काफी रिलायबल था ट्रांजिस्टर, और बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब के जगह पे एक ट्रांजिस्टर को यूज किया जाता था, जिसके कारण कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया, कम बिजली लगने लगा, पावर कंजप्शन घट गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, जैसे एक कंप्यूटर है और उससे जो हीट निकलता है, आप सीपीयू के पीछे हाथ रख के देखें तो हीट निकलता रहता है, तो जितना पावर कंज्यूम होगा उतना ही ज्यादा उससे उत्सर्जित होगा। तो इसमें ये काफी रिलायबल कंप्यूटर हो गया सेकेंड जनरेशन में। तो सेकेंड जनरेशन के समय में आईबीएम कंप्यूटर बनाने लगी थी। तो आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में क्या आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया, जिससे कि कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया, ये काफी रिलायबल हो गया। उसके बाद आता है हमारा थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में हमने सेकेंड जनरेशन वाला ये ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया और क्या लगाया, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी लगने से कंप्यूटर का साइज और छोटा हो गया, बिकॉज बहुत सारे ट्रांजिस्टर के जगह पे एक आईसी लगाया जाता था, और आईसी का साइज छोटा होता है, आप जानते भी हैं। तो बहुत सारे आईसी को मिला के एक सर्किट बनाया गया, और उससे इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोला जाता है, और उससे कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा हो गया, काफी रिलायबल हो गया, कॉस्ट भी कम गया इसका, और इसका प्रोसेसिंग फास्ट हो गया। इस एज के जनरेशन का 1-2 नाम आप याद रख सकते हैं, IBM 366, PDP-8, PDP-11, CRAX-1, VAX, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन है हमारा फोर्थ जनरेशन, जो है 1976 से 1985 का। इस जनरेशन में आईसी को भी रिप्लेस कर दिया गया, आईसी को हटा दिया गया, और एक न्यू टेक्नोलॉजी आया है जिसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर।
फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा रेवोल्यूशन लेके आया, क्योंकि इसके बाद कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग था वो काफी फास्ट हो गया, काफी रिलायबल हो गया और साइज भी कंपैरेटिवली बहुत छोटा हो गया। इस जनरेशन के कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर था वो दो प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर है, एक LSI, दूसरा VLSI। इसका फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटर और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। इससे बहुत सारा परिवर्तन आया, बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन आया, बहुत सारे लोग कंप्यूटर खरीदने लगे इस जनरेशन में। आप इसका टाइम भी देखें, 1985 तक चला है। उसके बाद जो एक और बड़ा रिवोल्यूशन आया वो 1986 से लेके अब तक है, जो कि फिफ्थ जनरेशन है। इट मीन्स जिस जनरेशन में अभी हम लोग काम कर रहे हैं। इस जनरेशन में VLSI को रिप्लेस करके ULSI लाया गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो इस माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम सिर्फ ULSI रखा गया, बाकी सब वही है। इसमें उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया गया, जिसको अभी हम लोग जानते हैं। जो जनरेशन अभी चल रहा है, आपके पॉकेट में भी मोबाइल होता है, उसमें भी कंप्यूटर के फीचर्स होते हैं, टैब होते हैं। तो टैब तो एक चलता फिरता कंप्यूटर है। इस ढंग से इसका साइज इतना छोटा हो गया, जैसे लैपटॉप देखे, मिनी लैपटॉप देखे। और फिफ्थ जनरेशन का सबसे बड़ा जो क्रिएशन था वो था रोबोट। तो इस प्रकार जनरेशन आप देख सकते हैं कि कहाँ हम फर्स्ट जनरेशन में बात करें तो एक रूम के बराबर एक कंप्यूटर हुआ करता था। इतना बड़ा सा रूम, अगर 10 बाई 10 के रूम को आप देखें तो इतना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था। बहुत सारे बिजली कंजप्शन के लिए कंजप्शन होता था। उसके बाद सेकेंड जनरेशन उससे छोटा है, जिसमें हमने ट्रांजिस्टर को यूज किया। थर्ड जनरेशन में हमने IC को यूज किया। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर को यूज किया और फिफ्थ जनरेशन में हमने ULSI माइक्रो प्रोसेसर को यूज किया। तो मेनली रूप से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि कौन से जनरेशन में हमने किस किस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज किया, और अगर पॉसिबल हो तो आप एक दो नाम याद रख सकते हैं हर जनरेशन के कंप्यूटर का। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बस इतना ही। थैंक यू। सो फाइनली दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल में और भी क्लास होंगे जो कि आप एडवांस लेवल से देख सकते हैं। उसमें काफी डीप स्टडी करके बहुत सारे कंटेंट को डाला हुआ है। अगर आप डीप स्टडी करना चाहते हैं तो उस सेक्शन पे आप जाके देख सकते हैं, या फिर हमारे PDF को आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज देखते हैं कंप्यूटर को कैसे ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं। कंप्यूटर को टेलीविजन की तरह ना ही हम एकदम से ऑन कर सकते हैं, ना ही एकदम से ऑफ कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत सारे प्रोग्राम्स को लोड करता है ऑन होते समय और क्लोज करता है ऑफ होते समय। सो इट विल टेक टाइम अकॉर्डिंग टू प्रोसेसर एंड स्पीड ऑफ कंप्यूटर। तो कैसे ऑन करें, चाहे आप लैपटॉप ऑन करें या CPU ऑन करें, हर किसी में एक पावर स्विच दिया रहता है। जैसे कि ये आइकन आप देखें यहाँ पे, ये पावर स्विच का आइकन है। लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपको ये स्विच मिल जाएंगे। तो यहां पे आपको क्लिक करना है। अगर CPU में ऐसा दिखाई दे रहा है तो वहां से, या फिर लैपटॉप आप ऑन कर रहे हैं तो यहां से। इसको क्लिक करने के बाद आपको कुछ देर वेट करना है, इंतजार करना है तब तक कि जब तक कि माउस जो कर्सर है वो अकेला नहीं हो जाए, एलोन नहीं हो जाए। अगर उसमें कंप्यूटर में कोई पासवर्ड डाला हुआ है तो आप पासवर्ड डालें और एंटर बटन प्रेस करें। अगर पासवर्ड नहीं डाला हुआ है तो अपने आप वो ओपन हो जाएगा। जैसे ओपन होगा आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा। ये आपका डेस्कटॉप है। यहां से आप अपने पसंदीदा या जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उस ढंग का एप्लीकेशंस को आप ओपन करके उस पर काम कर सकते हैं। काम कंप्लीट होने के बाद उसको सेव करना है, स्टोर करना है डाटा को। अगर रिक्वायरमेंट है तो स्टोर कैसे करना है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट जब हम लोग क्लास करेंगे तब बताएंगे। और काम करने के बाद ऑफ करने के लिए आपको ये वाला स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। ये विंडोज 10 का प्रोसेस में बता रहा हूं। विंडोज वाइज अलग अलग चेंज हो जाएगा वर्जन के वाइज। स्टार्ट बटन कहलाता है। स्टार्ट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, स्टार्ट मेनू भी से आप कह सकते हैं। देखिए यहां पे आपको पावर स्विच दिखाई दे रहा होगा। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे यहां पे 3 ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, स्लीप, शट डाउन, रीस्टार्ट।
स्लीप का मतलब ये कंप्यूटर ऑन रहेगा लेकिन स्लीप मोड में चला जाएगा, मतलब इसका जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो ओपन रहेंगे, आपको दिखाई देंगे कि ये क्लोज हो चुके हैं, बट कंप्यूटर पूरी तरह से क्लोज नहीं होगा। दूसरा है हमारा शटडाउन। शटडाउन मतलब क्लोज होना। ये कंप्यूटर को जैसे क्लिक करेंगे कंप्यूटर धीरे 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 शटडाउन की तरफ चला जाएगा और वो बंद हो जाएगा। आपको कोई स्विच प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ना ही सीपीयू में ना ही लैपटॉप में। नेक्स्ट है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट का मतलब होता है पूरे प्रोग्राम को, पूरे एप्लीकेशंस को क्लोज करके, विंडोज को पूरी तरह से क्लोज करके और फिर से रीस्टार्ट मतलब स्टार्ट कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा रिक्वायरमेंट हो आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी स्टेप्स इसमें लिखे हुए हैं। प्रेस स्टार्ट आइकन जो कि आपका लेफ्ट कॉर्नर लोअर कॉर्नर पे रहता है। उसके बाद पावर बटन क्लिक करना है, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया, और आगे भी सब कुछ प्रैक्टिकली करते हुए देखेंगे आप, जिससे कि आपको प्रैक्टिकल करने में आसानी होगी। आई होप आपने खूब एंजॉय किया होगा इस पूरे कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज को। आगे और इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये थियोरेटिकल पार्ट था, आई कैन अंडरस्टैंड, ये थोड़ा सा बोरिंग तो जरूर होता है, बट आई होप आपने खूब एंजॉय किया होगा बिकॉज इट्स अ न्यू नॉलेज। तो आगे हम अब कोई एप्लीकेशंस को शुरू करेंगे। थैंक यू।